हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ्य योजना। तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो देखने के बाद हेल्प मिलती है इस वीडियो से या लाभ मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए या फिर सीटेट, यूपी टेट या फिर सुपर टेट की कंप्लीट तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप सभी को पता है यहाँ पे आपको पाठ्य योजना लिखना होता है। पाठ्य योजना संख्या जो भी होगा आपका 1 2 3 4 जो भी होगा पाठ्य योजना संख्या लिखिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आपको कक्षा लिखनी है। जो आज का हमारा पाठ्य योजना है वो कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 तक आप तीनों क्लासेस में पढ़ा सकते हैं। विसर्ग संधि है, संधि का ही एक यहाँ पे भाग है, तो संधि अगर आप पढ़ा सकते हैं तो विसर्ग संधि के बारे में भी पढ़ा सकते हैं। दिनांक लिखना होता है जिससे ये पता चलता है कि कौन सी पाठ्य योजना आपने किस डेट में पढ़ाई है। कालांश लिखना होता है। कालांश का मतलब होता है किस पीरियड में आप जाएंगे चैप्टर को पढ़ाने। तो जिस पीरियड में आप जाएंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ जो भी होगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। दिनांक के बाद यहाँ पे दिवस लिखना है। अगर आपके कॉलेज में दिवस लिखने के लिए कहते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार लिखने के लिए कहते हैं तो लिखिए, नहीं तो ये जरूरी नहीं है ये हेडिंग। विषय आपका यहाँ पे हिंदी का उप विषय, अगर आप यहाँ पे बात करें तो उप विषय हमारा यहाँ पे व्याकरण, और समय अवधि है यहाँ पे अवधि 35 मिनट का। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे शीर्षक है, यानी कि शीर्षक का मतलब होता है, काफ़ी कॉलेजेस में शीर्षक कहते हैं, काफ़ी कॉलेजेस में इसको प्रकरण कहते हैं। तो प्रकरण है हमारा आज का विसर्ग संधि। अब इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे सामान्य उद्देश्य हेडिंग लिखना होता है। सामान्य उद्देश्य हेडिंग का मतलब होता है कि आपका जो ये विषय है हिंदी व्याकरण का, इसको पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहते हैं आप, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, छात्रों में हिंदी व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने की व लिखने की क्षमता का विकास करना। थर्ड पॉइंट है शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा पॉइंट है यहाँ पे हिंदी व्याकरण के महत्व को समझाना। और पांचवा पॉइंट है चारों कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ना लिखना, ये जो होती है कौशल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है विसर्ग संधि, इसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे इसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में लिखना होता है। कम से कम 3 पॉइंट और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट है, देखिए यहाँ पे छात्रों में विसर्ग संधि के विषय में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को संधि की परिभाषा बताना। थर्ड पॉइंट है छात्रों को संधि के प्रकारों के विषय में जानकारी देना। चौथा पॉइंट है विसर्ग संधि युक्त पदों को पहचानने की क्षमता विकसित करना। ये हो गया विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद आता है यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री, यानी शिक्षण कार्य करते समय कौन कौन सी सामग्रियों का आप यूज करेंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। चौक यूज करेंगे, डस्टर यूज करेंगे, श्यामपट का यूज करेंगे, आप संकेतक का यूज करेंगे, लपेट फलक जो आप साथ में रोलिंग बोर्ड ले जाते हैं ब्लैक कलर का, पाठ्य पुस्तक का यूज करेंगे, चार्ट पत्र यहाँ पे बना के ले जाए। चार्ट पे काफ़ी लोग पूछते हैं सर क्या बनाए, तो यहाँ पे संधि लिख लीजिए, संधि के प्रकार लिख दीजिए, फिर विसर्ग संधि लिख दीजिए, विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण लिख दीजिए वहाँ पे। ठीक है, ये आप बना सकते हैं यहाँ पे चार्ट पे। उसके बाद आपका आता है अगला हेडिंग पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है सभी छात्र संधि के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। आप संधि पढ़ाए हुए होंगे या फिर क्लास में संधि पहले से चला हुआ होगा, कोई स्टूडेंट पढ़ा होगा, तभी आप विसर्ग संधि पढ़ा सकते हैं। आप विसर्ग संधि डायरेक्ट पढ़ा नहीं सकते अगर संधि नहीं पढ़ाया गया है तो। ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे हेडिंग देखिए लिखा गया है, इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे बिंदु, यहाँ बिंदु लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप यहाँ पे क्रम संख्या डाल दीजिएगा जिसमें नंबरिंग करनी होती है। दूसरा कॉलम है यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया, यानी कि लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। छात्र क्रिया लास्ट कॉलम है। यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। पहला प्रश्न है ताजमहल किस देश में स्थित है, तो बच्चे बोलेंगे भारत में। दूसरा प्रश्न, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, बच्चे बोलेंगे हिंदी। थर्ड प्रश्न है यहाँ पे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, बच्चे बोलेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम संधि, समास, सर्वनाम, संज्ञा, कारक, छंद, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ये आंसर मिलेगा। संधि जैसे कोई लड़का बोलेगा तो संधि से आप अगला क्वेश्चन बनाएंगे। संधि के कितने प्रकार होते हैं, बच्चे बोलेंगे 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पांचवा क्वेश्चन फिर आता है यहाँ पे विसर्ग संधि के विषय में आप क्या जानते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे। संभावित उत्तर होगा, संभावित उत्तर जैसे होगा ये प्रश्न समस्यात्मक बन जाएगा बच्चों के लिए। इसके बाद अपना उद्देश्य कथन आप बोलेंगे। उद्देश्य कथन देखिए यहाँ पे लिखा गया है, प्रिय छात्रों आज हम विसर्ग संधि को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, आप उनको क्या पढ़ाने वाले हैं, तो इसको कहते हैं पढ़ाने वाली हेडिंग को कहते हैं प्रस्तुतिकरण, यानी कि उस चैप्टर को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसको यहाँ पे देखिए छात्राध्यापक वाला कॉलम एक बना लीजिए, छात्र कथन वाला कॉलम बना लीजिए, श्यामपट सार वाला एक कॉलम बना लीजिए। संधि की परिभाषा, पहला यहाँ पे बिंदु है। संधि की परिभाषा देखिए लिखा गया यहाँ पे, 2 वर्डों के मेल को संधि कहते हैं तथा इसमें जो विकार उत्पन्न होता है उससे बने सार्थक शब्द को संधि युक्त शब्द कहते हैं।
छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद है यहाँ पे अभी श्यामपट वाला लास्ट में दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। संधि के भेद। संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बारे में ही बताना है आपको, क्योंकि वही टॉपिक है आपका। विसर्ग संधि के बारे में देखिए बताया गया विसर्ग के साथ यहाँ पे स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए मनोरथ, यशोदा, निश्चल, निर्गुण। अब यहाँ पे श्यामपट वाला कॉलम दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहले तो संधि के बारे में बताया गया 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है यह संधि है। भेद 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसके बाद विसर्ग संधि वाले में उदाहरण देखिए लिखा गया मनोरथ, यहाँ पे यशोदा, निश्चल और निर्गुण। अब यहाँ पे है देखेंगे, अब इससे वाक्य बनाया गया है अच्छे कर्म करने से सभी कार्य मनोरथ होते हैं। दूसरा है प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो बच्चे बोलेंगे मनोरथ। फिर प्रश्न है यहाँ पे मनोरथ शब्द किनसे मिलकर बना है, बच्चे बोलेंगे मन, धन, रथ। ठीक है। तीसरा प्रश्न है दोनों शब्दों के मध्य उपयुक्त विसर्ग के चिन्ह के कारण इस संधि को क्या कहेंगे, बच्चे बोलेंगे विसर्ग संधि। अब यहाँ पे अगला यहाँ पे है दूसरा, यहाँ पे जो शब्द था यशोदा, उससे यहाँ पे वाक्य बनाया गया कृष्ण की माता यशोदा है। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो बच्चे बोलेंगे यशोदा। दूसरा यहाँ पे प्रश्न बनेगा यशोदा शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, बच्चे बोलेंगे यश, धन, दा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है दोनों शब्दों के मध्य उपयुक्त जो ये आपका यहाँ पे ये चिन्ह है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। चिन्ह के कारण हम इस संधि के को किस नाम से जानते हैं, बच्चे बोलेंगे विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। अगला है यहाँ पे रावण के बहुत दुर्गुण थे। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित शब्द है, बच्चे बोलेंगे दुर्गुण। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे दुर्गुण शब्द का विभाजन करो, बच्चे बोलेंगे यानी संधि विच्छेद करो, तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे दुख, दु, धन, गुण। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है, तो बच्चे बोलेंगे उ। अगला प्रश्न है यहाँ पे दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, तो बच्चे बोलेंगे गु। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे नियमीकरण है कि कैसे कैसे इसको विसर्ग संधि का नियम क्या है। तो आ प्लस अ आएगा तो वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण य व र ल होगा। इसके बराबर देखेंगे आप विसर्ग का यहाँ पे उ होगा। दूसरा यहाँ पे आ को छोड़कर प्लस स्वर वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां य र ल व है, इसका यहाँ पे विसर्ग को र कहेंगे। बोध प्रश्न फिर आता है। बोध प्रश्न में देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है संधि के कितने भेद हैं, बच्चे बोलेंगे बोध प्रश्न में आपने पढ़ा होगा जो प्रश्न वही यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है विसर्ग संधि की परिभाषा बताइए, बच्चे बोलेंगे विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के रहने से विकार का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। अब इसके बाद आता है कक्षा कार्य। उदाहरण यहाँ पे है सरोज, इसका संधि विच्छेद पूछा गया, सहधन रोज। दूसरा है यहाँ पे मनोविकार, इसका यह मन, धन, विकार। निष्फल, निधन, फल। प्रातःकाल का यहाँ पे देखिए प्रातःकाल होगा, ये यहाँ पे सही कर लीजिएगा, इसमें हलंत नहीं लगे, ये नहीं लगेगा विसर्ग। प्रातः धन काल। निर्धन को कैसे करेंगे यहाँ पे संधि विच्छेद, निधन, धन प्लस अगला है निर्मल, निधन, मल। ये हो जाएगा आपका कक्षा कार्य। लास्ट में आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए, जिससे बच्चे घर पे जाएं और आपके द्वारा दिए गए कार्यों को वहाँ पे घर पे करेंगे, तो आपने जो क्लास में पढ़ाया हुआ है वो जाके घर पे रिवाइज जरूर होगा। अगर आप कार्य नहीं देंगे तो बच्चे छोटे बच्चे हैं तो घर पे जाके वो कार्य करेंगे नहीं, रिवाइज नहीं करेंगे, तो आपके जो पढ़ाने का उद्देश्य था वो पूरा नहीं होगा जब तक बच्चे उस चीज़ को रिवाइज नहीं करते हैं। तो होमवर्क जरूर दीजिए, लास्ट में होमवर्क जरूर देना चाहिए। आपके जो पर्यवेक्षक होते हैं वो भी देखते हैं कि आपने पढ़ाने के बाद होमवर्क आपने दिया है कि नहीं दिया है। एक अच्छे पाठ्य योजना यानी आप अच्छे पाठ्य योजना की निशानी है कि आप घर पे करने के लिए बच्चों से पढ़ाने के बाद कुछ कार्य जरूर दें। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य में प्रश्न है सभी छात्र विसर्ग संधि के 10-10 उदाहरण लिखकर ले आएंगे। छात्र क्या करेंगे, उस चीज़ को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, उस होमवर्क को आप क्लास में उस जिस टाइम पे आप बच्चे लिख रहे होंगे उस टाइम पे क्लास में एक बार भ्रमण करिए, थोड़ा सा घूम लीजिए कि बच्चे आपके द्वारा दिए गए कार्यों को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लिख रहे हैं उसको अपनी किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत होती है प्रश्न नोट करने में तो उसको स्वयं वहीं पे जाके जहाँ पे आप बच्चा है जब घूम रहे होंगे तो वहीं पे जाके उसका निवारण कर दीजिए। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान।
इस लेसन प्लान का PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे आप लोगों को देखनी है या फिर कोई नया लेसन प्लान आप लोगों को बनवाना है तो प्लीज़ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा लेसन प्लान चाहिए। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो जब बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए कि आपकी वीडियो बन गई है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि कोई बच्चा कहता है मैं उसकी वीडियो बना भी देता हूँ, लेसन प्लान बना भी देता हूँ, लेकिन फिर बाद में वो कमेंट करता है कि सर आपने लेसन प्लान नहीं बनाया। रीज़न ये है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसका लेसन प्लान बन गया है। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के द्वारा जो रिक्वेस्टेड वीडियोज़ हैं वो अगर अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और नोटिफिकेशन पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है बिल्कुल, और आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो बन गई है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।